नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीत उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास है मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूं वो मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, नया ट्राई किया है, जो पूरे ही चैप्टर का कंपाइलेशन वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है। आज का वीडियो जो है वो स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के रिगार्डिंग है। मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, यानी कि जब कभी भी आपके एग्जाम्स हो और आपको फटाफट से रिवीजन करना हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। 15-20 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आउटपुट आएगा। डेफिनेटली आप 99% स्कोर कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद आउट ऑफ 100। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टे ट्यून टिल द एंड। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों की स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एज वी ऑल नो, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल माना जाता है, सबसे छोटे से छोटा यूनिट माना जाता है किसी भी मैटर का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिटेल में समझने के लिए आइए हम लोग इसको नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि एटम्स आर द फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। दे आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मैटर। मैं नोट्स समझाऊं उससे पहले दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि इस नोट्स को लिखा कैसे गया है। मैंने इसमें ट्राई किया है कि कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स की भी समझें, इस चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन भी देखें, और दूसरी चीज़ें कि इन चैप्टर्स के अंदर जो भी थियोरीज वगैरह दी गई है, इस चैप्टर के अंदर जो भी एटॉमिक मास नंबर वगैरह जो दिया गया है, आइसोटोप एंड आइसोबार्स, जो उन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे, एटम्स आर द फंडामेंटल इन द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। एज वी ऑल नो व्हाट इज मैटर, आवर सराउंडिंग इज आवर मैटर। जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, उसे मैटर कहते हैं, और उसी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो है वो है एटम। दे आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मैटर। मैटर का बेसिक कंपोनेंट एटम। बड़ी बात सही है यहाँ पे। आगे देखते हैं, एटम इज अ स्फेरिकल इन अ शेप। बात तो सही है। यहाँ पर जो एटम्स हैं, अभी जो मैं आप लोगों को थियरी दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, वो जो है वो नील बोर का थियरी के हिसाब से वो एटम है, लेकिन वो आपको काफी टाइम के बाद पता चलेगा कि आखिर किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर बना था। लेकिन यस, एटम जो है वो जनरली स्फेरिकल है शेप में। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट है मैटर का यूनिट। ओके, इनविजिबल है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा मैटर है उसकी छोटी से छोटे यूनिट जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। दूसरी चीज है कि ये इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हद तक लग रहा था। आगे जाके इस पे भी डिबाइट करेंगे कि ये सचमुच में इनडिविजिबल है क्या, इसको भी आगे जाके डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द मैटर, द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द एलिमेंट विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द एटम। जो चीज एलिमेंट का सबसे छोटा सा पार्ट है, मैटर का सबसे छोटा सा पार्ट है, वो और कोई नहीं बल्कि एटम है। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। सो बेसिक्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, आगे के चैप्टर्स में दिया है, देखिएगा जरूर। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स कैसे हैं? इनडिविजिबल है डाल्टन के हिसाब से। बाकी के साइंटिस्ट इसे क्लेम नहीं करता है, आप भी क्लेम नहीं करोगे जब आप पूरी वीडियो देखोगे। The atom consists of the charged particles. It was known in 1900 that the atoms are not simple and indivisible parts, but they constitutes of at least one subatomic particle and which is electron. यहाँ पे थोड़ी सी मैं चीज़ों को रिवील करूँगा। डाल्टन के हिसाब से हमारा जो एटम है वो indivisible है। You can't further divide atom. By whom? ये डाल्टन कहते थे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है, फोर्थ पता चल रहा है कि भाई एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसको स्टेप वाइज एंड फॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, बने रहिएगा। सो जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा था कि इंट्रो ऑफ द चैप्टर से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे बताया गया, ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब व्हिच ही नेम्ड देम एज द कैनाल रेज। एटम के कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहला जो आता है 1886 के अंदर वो है प्रोटॉन। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई है ई गोल्डस्टीन द्वारा 1886 के अंदर, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एक पार्टिकल है जिसको ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज की मदद से ढूंढा था। This theory of the Goldstein led to the discovery of the positively charged particles, which was another subatomic particle of the atom, which was positively charged and named it as the proton. जैसे मैंने बताया, ई गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई है। This subatomic particle has a charge equal in a magnitude but opposite in sign to that of the electron. जो चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, मास की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ज की बात कर रहा हूँ। जो चार्ज हमारा
प्रोटॉन का है इलेक्ट्रॉन का ठीक उसका ऑपोजिट है। बस फर्क इतना है कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन की बात करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे यही समझने का ट्राई करें कि हमने यहाँ पर एटम को समझना है, व्हाट एटम इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ही एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर खोजा गया है वो कौन सा है, वो प्रोटॉन है, ई गोल्डस्टीन द्वारा। अब प्रोटॉन भी थोड़ी सी और बारीकी और ज्यादा खुदाई करते हैं। सो इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन रिवील नहीं हुआ है, बट याद रखिएगा कि प्रोटॉन जो है वो 2000 बार स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रॉन्स की कंपेयर में। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज अ 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज अ +1। तो प्रोटॉन जो है उसका एक यूनिट को पॉजिटिवली लिया जाता है, यानी कि +1 माना जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड बाय द जे थॉमसन। तो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल दोस्तों खोज हो रही है ठीक प्रोटॉन के बाद, और वो कौन सा था, वो इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा हुई थी। अभी इससे भी बारीकी में बात करेंगे, लेकिन इसमें अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके बाद। So the mass of the electron is whereas considered as the negligible and it is charged as a -1। जिस तरह से प्रोटॉन के चार्ज को +1 कहा गया था क्योंकि प्रोटॉन was a positively charged particle, similarly electron is a negative charged particle, यानी कि इसके चार्ज को -1 गिनेंगे। Discovery of the two fundamental particles inside the atoms led to the failure of the aspect of the Dalton's atomic theory। अरे बाप रे, डेल्टन की जो थियरी थी, यानी कि डेल्टन जो कह रहे थे कि भाई हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे एटम्स हैं वो डिविजिबल नहीं है। डेल्टन साहब ने एटॉमिक थियरी दी थी, बट उन्होंने ये कहा था उनकी एटॉमिक थियरी को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो, कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ई गोल्डस्टीन और जे थॉमसन द्वारा तो साबित हो रहा है कि नहीं, इनको डिवाइड किया जा सकता है, इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब बात करते हैं चार्जेस ऑफ अ प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रोटॉन जो है वो है 1.66 × 10⁻⁻24, और उसी तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस में लिया जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पे। 1.6021 × 10⁻19 ये दोनों के चार्जेस हैं। अब ये चार्जेस वाला फंडा जो है वो थोड़ा सा आप और बारीकी में पढ़ोगे when you will go in standard 10th इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ये चार्जेस वाला फंडा थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। जे थॉमसन was the first one to propose the model of the structure of the atom। फिर एक बार रिवाइजन करा दूं दोस्तों कि आपको पता है कि मैटर क्या है। एटम मैटर का ही एक छोटा सा पार्ट है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यानी एटम कैसा दिखता है, हाउ कैन वी विजुअलाइज एटम, कैसा दिखता होगा। क्या हमें फटाफट से नील बोर वाला एटम का स्ट्रक्चर मिल गया होगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट है, कई सारे पढ़ाव आए, कई सारी मुश्किलें, कई सारे फेलियर्स आए, उसके बाद जाके हमें मिला है सही वाला स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, जो आगे फर्दर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उनके लिए सही ये थियरी साबित हुई। तो अब जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो सभी चीजें रिलेटेड होंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के रिगार्डिंग। Here main thing we have to discuss was how the smallest structure atom looks like। Many theories were proposed। आखिर ये एटम दिखता कैसा है, उसी के बारे में अब बारीकी से बात करेंगे। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में सबसे पहला ट्राई जो किया है, सबसे पहली थियरी जिसने दी है वो है जे थॉमसन। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम क्या है? थॉमसन की स्टोरी देखें तो सबसे पहले इनका जो बॉर्न हुआ था, इनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ में बात करते हैं। तो जे थॉमसन जो थे वो चिथेहम नाम की एक जगह है मैनचेस्टर के अंदर, चिथेहम हिल्स, वहां पर इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है 1906 के अंदर, और इन्होंने कैवेंडिश लेबोरेटरी कैम्ब्रिज के अंदर 35 इयर्स तक इन्होंने चलाई हुई है। ये हो गई कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो हमें काफी इंस्पायर करती है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने लायक इतना ज्यादा नहीं है। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ द एटम टू बी सिमिलर दैट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग। थॉमसन ने जो कुछ भी एटम की थियरी हमें दी, ये विजुअलाइज करवाने का ट्राई किया कि आखिर ये हमारा एटम दिखता कैसा है, उसको कुछ आप रिलेट कर सकते हो क्रिसमस के पुडिंग के साथ। क्या कहते थे ये? द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फीयर आर पुडिंग एंड द अदर पार्ट ऑफ द केक इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अगर मान लो कि ये एक अगर केक है, तो ये कहते थे कि यहाँ पर सारे के सारे ये जो नेगेटिवली चार्ज वगैरह जो फैला हुआ है, ये सारा का सारा पुडिंग है केक का, बाकी का सारा पोर्शन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये ऐसा इनका मानना था। उन्होंने एक दूसरी थियरी हमें ये भी दी थी कि इट इज लाइक अ वाटरमेलन। आप लोगों ने सभी वाटरमेलन तो देखा ही होगा। द पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम्स इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर वाटरमेलन है
और वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स हैं, ठीक है, जो रैंडम तरीके से कहीं पे भी अरेंज्ड हैं, ये सारे के सारे सीड्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी का सारा रेड पोर्शन जो है वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स को रिलेट किया गया है। ओके, तो ये इनकी थियरी थी। ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉमसन की अगर बात करें कि थॉमसन ने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया है अपनी ये जो थियरी उन्होंने दी है उस पे से, देन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। ये मानते थे कि पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसके अंदर कई जगहों पे थोड़े बहुत बस इलेक्ट्रॉन्स बिखेरे हुए हैं। द नेगेटिव and the positive charge are equal in a magnitude, so the atoms in the electric is electrically neutral। ये मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो दोनों अमाउंट है उसका, वो दोनों ही इक्वल अमाउंट में, इसीलिए ये स्टेबलाइज हो सकते हैं। बट फाइनली ही फर्दर फेल्ड, यानी कि इनका ये जो स्ट्रक्चर था, इन्हीं को अगर मायने रखते हुए, इन्हीं को स्टैंडर्ड मानते हुए जब आगे दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये मॉडल सही साबित हो नहीं रहा था। इसीलिए जे थॉमसन ने जो हमें बताया, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, वो कई हद तक सही हुई, लेकिन आगे के एक्सपेरिमेंट्स में ये ठीक बैठ नहीं रही थी, इसीलिए जे थॉमसन का मॉडल गलत साबित होता है। अब हम लोग आगे लेके आते हैं रुदरफोर्ड को। रुदरफोर्ड वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। दोस्तों, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने शायद तक 80% ऑफ वर्क जो है एटॉमिक थियरी का, या फिर मैं कह दूं कि एटम का स्ट्रक्चर के पीछे, ये इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो आइए देखते हैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल्स वर ही मेड रेज टू फॉल ऑन द गोल्ड फॉइल। सबसे पहले यहाँ पर रुदरफोर्ड भी यही ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह का एटम दिखता है, एटम का क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके लिए उन्होंने पसंद की दो चीजों की। पहला, इन्होंने गोल्डन फॉइल का यूज किया। आप लोगों ने डेयरी मिल्क कई दफा खाई होगी, उस डेयरी मिल्क के ऊपर एक जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, ठीक ऐसा ही उन्होंने एक गोल्ड फॉइल को पसंद किया। रीजन था इसका दोस्तों, गोल्ड फॉइल को चूज करने का रीजन एक ही था कि ये बहुत ही थिन साबित हो सकता है। इसका जो थिकनेस है सिर्फ 1000 एटम्स तक जा सकता है। तो ये चाहते थे कि एटम का स्ट्रक्चर उभर के बाहर आए, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया है यहाँ पर। So he selected the golden foil because he wanted as the thin layer as possible. Because golden foil shows the property of the malleable, this gold foil was about 1000 atoms thick. ये सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम थिक था, इसीलिए गोल्ड फॉइल का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। While Rutherford chose gold foil for his experiment, तो you can write this answer. अल्फा पार्टिकल्स, अब देखिए दो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, गोल्ड फॉइल का चूज करने का रीजन क्या था, और दूसरा है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स एक रेडिएशन होता है दोस्तों की जिसको एमिट किया गया था गोल्डन फॉइल के ऊपर, जिससे उन्हें पता चले कि भाई एक्चुअल अगर अल्फा पार्टिकल से कुछ ज्यादा हैवी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल उस एटम के अंदर है कि नहीं है, वो देखने के लिए। तो अल्फा पार्टिकल्स किसके लिए गए थे, तो डबली चार्ज्ड हीलियम के उन्होंने लिए थे, हीलियम आयंस की, जिसका मास था 4u। वी ऑल नो कि हीलियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेकंड है, और ये एक तरह का नोबल गैस है, ऑक्टेट वाला, बिंदास। तो it was expected that the alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the golden atoms। तो ऐसे इनका मानना था कि भाई ये जो सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मदद से। Since the alpha particles were much heavier than the proton, he didn't expect to see the large deflection। ये मानते थे कि कहीं ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कंपेयर में ज्यादा ताकतवर है, तो वो नहीं मानते थे कि इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। बट आइए देखते हैं कि क्या है इनका ऑब्जर्वेशन। So the observation of the Rutherford, most of the fast moving alpha particles pass straight through the gold foil। दोस्तों, एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन एक चिंटू नाम का लड़का था, और चिंटू नाम का लड़का किसी खेत की फेंस पे खड़ा था। फेंस मतलब कि वो जो खेत था उसके आसपास वो तार बांधी हुई थी, उसने आंखों पे पट्टी बांधी, उसके पास कई सारे पत्थर थे, उसने उस फेंस पे पत्थर फेंकना शुरू किया। अब वो पत्थर बड़े भी नहीं थे साइज में, काफी छोटे छोटे थे। तो सोचो कि क्या वो पत्थर उस फेंस को टकराएंगे? जी ना। ऐसा ही कुछ रुदरफोर्ड को ऑब्जर्वेशन मिला। रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को जैसे ही एमिट करने का ट्राई किया, वो सीधे के सीधे आगे ही आगे पास हो गए थे। मतलब देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, बहुत कम डिफ्लेक्शन यहाँ पर रुदरफोर्ड को देखने को मिला। ही वाज शॉक्ड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट ही वाज गेटिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द वेरी स्मॉल एंगल। बड़े छोटे छोटे एंगल से, मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर पार्टिकल है तो ये टकराया और यहाँ पर सीधा बाहर आ गया, तो ये जो एंगल्स था, ये जो एंगल थे ये काफी स्मॉल थे। सो 1 out of every 12,000 particles appear to fall back in the same direction back। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जब एमिट किए गए, तो उसमें से एक पार्टिकल जो है, आई मीन एक रे जो अल्फा रे, वो वापस आ रही थी। तो मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो बनता है और 12,000 रेशियो 1। कई दफा एग्जाम्स में एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चंस कई दफा आते हैं दैट व्हाट वाज द रेशियो
that was seen during the experiment of the Rutherford, तो आपको ये रेशियो मेंटेन करना होगा, मतलब कि ये लिखना होगा 1 out of every 12,000 particles appear to fall back in the same direction back। तो सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा था। इस पर से कंक्लूजन क्या निकलता है रुदरफोर्ड का? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। दोस्तों इसका मतलब तो साफ जाहिर हो रहा है कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने एमिट किए हैं वो सारे के सारे किसी, मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है, बीच में हमारा गोल्डन फॉइल है। अब अगर डिफ्लेक्शन होता तो वो थोड़ा सा वापस आता, लेकिन डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। ये डिफ्लेक्शन की जगह पे सीधे पास ऑन हो रहा है। इस पर से रुदरफोर्ड ने, भाई साहब ने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि ज्यादातर एटम जो है वो अंदर से खोखले हैं, यानी कि अंदर से एम्प्टी है, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स उसमें से अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाते हैं थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ which indicates that positive charge of the atom occupies very little space of an atom। मतलब बहुत कम जगह है बीच में कि जो अल्फा पार्टिकल से भी ताकतवर है, कि जो अल्फा पार्टिकल को टकरा के उसको वापस डिफ्लेक्ट बैक कर सके। बाकी का सारा एरिया जो है अंदर का वो एम्प्टी है। ऐसा रुदरफोर्ड का एक कंक्लूजन आ चुका था यहाँ पे। A very small fraction of alpha particles were deflected by the 180 degree, indicating that all the positively charged and mass of the atom gold atoms were concentrated in the small volume within the atom। यहाँ पर से जो रुदरफोर्ड का कंक्लूजन आ रहा है दोस्तों कुछ ऐसा है कि डिफ्लेक्शन में बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे। यानी ये डिग्री का क्या मसला है, एंगल छोटा बड़ा से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों यहाँ पे ऐसा कह रहे कि एटम का सेंटर का जो कुछ भी पार्ट था, मान लो कि मैं अभी इसको न्यूक्लियस कहता हूँ, उसके सेंटर के पार्ट को, ये न्यूक्लियस अगर छोटा होगा तो डिफ्लेक्शन भी छोटे एंगल से होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एटम बड़ा है मान लो, तो यहाँ पर अगर मान लो कि ये जो एक समंदर है तो उसके अंदर छोटी सी मछली जो है वो न्यूक्लियस है, अगर कोई पार्टिकल उसको टच कर रही है तो वो वापस रिवर्ट बैक कर रही है। ऐसा कुछ रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो भी जहाँ पे भी सारा पॉजिटिवली चार्ज फोकस था उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एट द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। सारा का सारा मास दोस्तों, आसपास तो कुछ भी था नहीं, लेकिन सारा मास जो है वो कहाँ पर फोकस था? सेंटर में फोकस है, न्यूक्लियस में। The electrons revolve around the nucleus in the circular path। और यहाँ पर रुदरफोर्ड ये मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे, अगर यहाँ पर सेंटर में सारा का सारा मास अगर है तो यहाँ पर उसके आसपास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल अर्थ और सन की तरह। तो ऐसी कुछ थियरी यहाँ पर रुदरफोर्ड ने दी थी। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जैसे मैंने कहा ना कि समंदर है हमारा एटम, तो छोटी सी मछली है हमारा न्यूक्लियस। ऐसा कुछ रुदरफोर्ड भाई साहब ने हमें कहा। लेकिन फिर भी दोस्तों सेकंड फेलियर ऑफ रुदरफोर्ड की थियरी भी यहाँ पर सही साबित नहीं हो रही थी। क्या थे उसके ड्रॉबैक्स, क्या थे उसकी लिमिटेशंस? बने रहिए। ड्रॉबैक्स ऑफ द रुदरफोर्ड में कहा जा रहा है द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अ सर्किट। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ध्यान से समझिए दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स लगाए वो मूव नहीं कर सकता। ऐसे न्यूटन भाई साहब ने कहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से नई पोजीशन पे ले जाने के लिए उसके ऊपर वर्क डन करना ही पड़ता है, उसके ऊपर फोर्स लगाना ही पड़ता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक जगह से दूसरी जगह जब मूव होता है, वो वर्क डन करता है, तो वो एनर्जी एमिट करता है। रिलेट कर पा रहे हो? ध्यान से देखिए। पहले मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। मान लीजिए कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके आसपास हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली कि है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो सारी की सारी एनर्जी जो है उसे रेडिएट करेंगे, यानी कि एनर्जी वो लूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी लूज कर देंगे और वो प्रोटॉन के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर साइंटिस्ट ने उनको वहां पर पूछी, जिसका आंसर रुदरफोर्ड भाई साहब दे नहीं पाए कि क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी लूज करेंगे। और अगर लूज करेंगे तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल होगा तो ये पूरा मैटर अनस्टेबल हो जाएगा और ये पृथ्वी में कोई द्रव्य, कोई पदार्थ रह ही नहीं पाएगा। ये इसका क्वेश्चन जो है वो रुदरफोर्ड नहीं दे पाए। सो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन मींस अ चेंज इन वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। तो मतलब चार्ज पार्टिकल्स जो है एनर्जी लूज करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगे और वो प्रोटॉन के साथ जुड़ जाएंगे, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और ये कोई मैटर एग्जिस्ट कर पाएगा नहीं। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होने पे वो न्यूक्लियस में मिल जाएंगे, तो जैसे मैंने बताया एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। If this was happen, the atoms are highly unstable and hence matter would not be able to exist in the real life। तो ये ड्रॉबैक हो गया रुदरफोर्ड का, ये समझा नहीं पाए। बड़ी निराशा की बात है, बड़ी निराशा की बात। लेकिन जहां एक रास्ता बंद होता है दोस्तों, तो वहां दूसरा रास्ता डेफिनेटली खुल जाता है।